हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बट आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। देखो, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा नहीं आते, 4 से 5 आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से अगर आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हो तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने, है ना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पीछे की जितनी भी यानी कि जो आपका चैप्टर विकास वाला है, ठीक है, जो विकास चैप्टर है उसके पूरा वन शॉट भी हो चुका है। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा नहीं देखा अभी वो जाके सारी वीडियो देख लेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे। 30 सेकेंड के अंतर्गत आप सभी को आंसर बताने, देखो नहीं आएगा तो भी बताने हैं, आएगा तो भी बताने। गलत ही बताओ लेकिन बताओ सही। ठीक है, गलत आ रहा है गलत बताओ, सही आ रहा है सही बताओ, क्या पता है सही हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया, फाइलेरिया जानते हैं ना लोग, जो होते हैं हम बोलते हैं हाथी पांव ना। जो फाइलेरिया होता है एक हाथी पांव रोग होता है। और ये जो रोग आता है बेटा संक्रामक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, ये एक संक्रामक रोग है। फाइलेरिया जो है ये कैसा एक संक्रामक रोग है। ठीक है, क्या एक संक्रामक रोग। संक्रामक रोग तो पता ही जानते हो, संक्रामक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, उन रोगों को हम कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये क्लियर कर लो कि जो फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है। तो इस रोग का वाहक कौन सा है ना। ये रोग को फैलाने वाले, इस रोग का वाहक कौन से, कौन इसका वाहक है। नर क्यूलेक्स मच्छर है, या नर एनोफिलिस मच्छर है, या मादा क्यूलेस मच्छर है, या मादा एनोफिलिस मच्छर है। देखो जितने भी आपकी मलेरिया हो गई, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, निमोनिया हो गई, जितनी भी बीमारियां होती हैं जो मच्छरों के काटने से होती है, तो मच्छर में मेल मेल नहीं करता, फीमेल करती है। तो इसीलिए यहाँ पे बताओ कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा है। नर क्यूलेक्स मच्छर है, या मादा है, ठीक है, मादा क्यूलेक्स है, या नर एनोफिलिस मच्छर है, या मादा एनोफिलिस मच्छर है। बताइए बेटा क्या होगा, कौन है इसमें राइट आंसर। बेटा यहाँ पे पहला का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है ना, ये जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है ये फाइलेरिया रोग को फैलाती है। फाइलेरिया रोग एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी जो जननांग, ठीक है, जननांगों में अनियमितता आना, जननांग से लेके, जो हमारा जननांग से लेके नीचे तक के पाद तक के जो पार्ट्स होते हैं उसमें अनियमितता आ जाती है। आप किसी किसी बंदे को देखते होंगे कि उनका एक पैर तो नॉर्मल होता है ना, एक पैर नॉर्मल होता है, लेकिन एक पैर बहुत ज्यादा मोटा होता है, जिसको हम हाथी पांव भी कहते हैं, फाइलेरियसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस कहते हैं, यानी हाथी पांव। जैसे हाथियों के जो पैर होते हैं मोटे होते हैं, मांसल होते हैं ना, गद्देदार गुद्देदार होते हैं, मांसल संरचना होती है, इसी तरह मानव के भी पैर हो जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं फाइलेरिया या फाइलेरियसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये फैलता है मादा क्यूलेक्स मच्छर की वजह से। ठीक है, किसके द्वारा होगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है सही है, बाकी जो ए बी है वो रॉन्ग है। ठीक है, अगला, एंट अमीबा इनमें से क्या है, बताओ। एंट अमीबा, एंट अमीबा इनमें से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, या कवक है। बताइए एंट अमीबा क्या है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, या फंजाई है। बताइए बेटा फटाफट सभी बच्चे बताइए कि एंट अमीबा इनमें से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, कवक है। कोशिश करते रहिए, ये बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहा है वो तो वो भी कंफ्यूजन को भी दूर रखना है। अमीबा, अगर अमीबा नाम याद होगा तो एंट अमीबा भी समझ में आ जाएगा। बताओ, तो ऑप्शन नंबर बेटा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, यानी कि जितने भी बच्चे का राइट आंसर सी है वेरी गुड, की प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम,
ये सारे कहाँ आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो एंट अमीबा है ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं, है ना। सवाल आपके अलग होते हैं, बैक्टीरिया अलग होते हैं, फंजाई अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, इनमें से पश्च विषाणु कौन से हैं? पश्च, पश्च का मतलब पुराना बोल सकते हो, पहले के। तो इनमें से पश्च विषाणु यानी कि जो वायरस है वो कौन से हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम कहते हैं HIV, ये पश्च है। या हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, या तो हेपेटाइटिस वायरस या माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजी या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन से पश्च वायरस हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि जो आपके HIV होते हैं वो होते हैं, ठीक है, या हेपेटाइटिस वायरस या माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा या उपयुक्त में से सभी। फटाफट कोशिश करते रहिए, कोशिश आपको करते रहने हैं। हाँ, सोच समझ के आंसर देने हैं, भले टाइम लगे ठीक है, लेकिन अपने आंसर को सोच समझ के देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप जल्दबाजी क्लास में करोगे एग्जाम टाइम में जरूर करोगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, बच्चे ऐसे ही घबरा जाते हैं, है ना। एग्जाम पास आ गए, बच्चे घबराने लगते रहे, कैसे जाएगा, क्या होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो यही आप गलती करते हो, पहले नहीं पढ़ते हो, एग्जाम टाइम पास आता है, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, घबराते हो, एग्जाम पेपर हाथ में आएगा, घबराहट की वजह से पेपर समझ में नहीं आएगा, आता हुआ भी आप गलत करके चले आओगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है या प्रतिरक्षा की जो प्रतिरक्षा होती है हमारी, उसकी क्या होती है? अनुक्रिया होती है, उसे कहते हैं एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। बताइए, एलर्जन कहते हैं उसको, टीका यानी वैक्सीन कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, है ना, या तो एंटीजन कहते हैं। बताओ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, एलर्जन, टीका, एंटीजन। ये ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। जो हमारी अनुक्रिया, हमारी बॉडी के अंदर जो क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। फटाफट बताइए बेटा क्या होगा, फटाफट सारे बच्चे आंसर दो, क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि एंटीबॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, वैक्सीन आपका अलग है, एंटीजन अलग है, एलर्जन अलग है। अगला, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। मानो हमारे बॉडी में एलर्जी होगी, है ना। एलर्जी, ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना एक बात, एलर्जी जो हमारी है क्या है? असंक्रामक रोग है। क्या है? असंक्रामक रोग, यानी ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से, अगर मान लो किसी पर्सन को, ये एक व्यक्ति ये है और ये व्यक्ति ये है, इसको एलर्जी से ग्रसित है, ये एलर्जी से ग्रसित नहीं है। तो अगर ये व्यक्ति ये दोनों आपस में संपर्क में है, आसपास है, तो ऐसा नहीं कि इसको एलर्जी है तो इसको भी हो जाएगी, क्योंकि ये असंक्रामक है, ये फैलने वाली नहीं है। ठीक है, जो एलर्जी हमारे अंदर होती है वो ताप की वजह से होती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से होती है, परागकण की शीत की वजह से होती है, शीत की वजह से होती है ना। तो शीत, ताप, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, इन चीजों से हमें क्या होती है? एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी होती है। तो इसलिए भाई जो ताप से होगा, सूर्य के प्रकाश से होगा, है ना, शीत से होगा, वो हम संक्रामक नहीं, इन्फेक्शियस नहीं होता कि अगर हमारे अंदर तो दूसरे में भी ये चला जाएगा। ठीक है, तो एलर्जी के कारण निकलने, अगर मान लो किसी को एलर्जी हो जाती है, उनसे जो रसायन निकलते हैं उस रसायन को क्या कहते हैं? हिस्टामिन कहते हैं, सीरोटोनिन कहते हैं, ए और बी दोनों, यानी कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, 5 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, बी, सी या डी? या तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों रसायन निकलेंगे,
या सिर्फ सीरोटोनिन निकलेंगे, है ना, या फिर दोनों निकलेंगे, या कोई ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा कि अगर किसी को भी एलर्जी है ना, अगर किसी को भी एलर्जी है, भले वो सूर्य के प्रकाश से है, भले वो ताप से, शीत से है, जिससे भी एलर्जी है, तो एलर्जी से हिस्टामिन नामक रसायन निकलता है। और ये रसायन निकलने का मतलब ये नहीं होगा कि ये किसी की बॉडी में टच हुआ तो वो जाके वो फैला देगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। अगला, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग, है ना, जो 3 वैक्सीनेशन जो टीका का ट्रिपल, ठीक है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है डिप्थीरिया के लिए, है ना, या पर्टुसिस के लिए, या टाइफाइड के लिए, या टेटनस के लिए। बताइए बेटा, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसका उपयोग, ये जो वैक्सीन लगती है, जो टीका लगता है, वो ट्रिपल एंटीजन नहीं होता है। बताओ, डिप्थेरिया के लिए, पर्टुसिस के लिए, या टाइफाइड के लिए, या टिटनेस के लिए, बताओ किसके लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, किसके लिए नहीं होगा बेटा। ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, सी होगा, बी होगा, या डी होगा, यानी किसके लिए नहीं होता है, बताओ। टाइफाइड के लिए क्या यूज होता है, या टाइफाइड के लिए यूज नहीं होता, या टेटनिस के लिए यूज होता है, टाइफाइड के लिए नहीं होता। फटाफट एकदम सोच समझ के बताओ, करेक्ट आंसर सोच समझ के बताओ। तो बेटा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइफाइड, ठीक है। जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड एक क्या बेटा, इसको हम कहते हैं अतिसार मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। अतिसार भी इसमें बहुत ज्यादा तीव्र बुखार होता है, जिसमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हो जाता है वो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है ना। और जो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे टेम्परेचर डाउन बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमें बहुत ज़्यादा तेज फीवर हो जाता है। और इसी में बेटा जो इनका जो ये होता है बेटा, जीवाणु के द्वारा, ध्यान देना, ये जीवाणु के द्वारा होता है। और कौन से जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये हमारे अगर बॉडी में प्रवेश कर जाए, है ना, तो ये क्या होता है, टाइफाइड होता है। अगर ये हमारी म्यूकस में जाए, है ना, अगर ये जीवाणु जो होते हैं साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु अगर हमारी म्यूकस को छेदित कर देते हैं, आपने सुना होगा कि टाइफाइड को, एक व्यक्ति है इसको टाइफाइड हुआ है, उसकी डेथ हो गई। तो वो जो म्यूकस होता है, म्यूकोसा होता है ना, वो म्यूकोसा की दीवार को छेदित कर देता है। और जब म्यूकोसा की दीवार को छेदित कर देता है तो व्यक्ति क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, टाइफाइड से ही हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या होगा, सी होगा, यानी कि टाइफाइड के लिए। अगला, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, बी कोशिका पे, टी कोशिका पे, एपिथेलियम कोशिका पे, या टी हेल्पर कोशिका पे। बताओ, जो एचआईवी वायरस है, ठीक है, जो एचआईवी है जिससे एड्स होता है, क्योंकि जो एड्स रोग है ना, जो एड्स व्यक्ति को फैला, ये एचआईवी वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये हमारे बी कोशिका को प्रभावित करता है, यानी कि हमारी जो बी सेल्स होती है उस पर आक्रमण कर देगा, या हमारी टी सेल्स होती है उस पर आक्रमण करता है, या जो हमारी टी हेल्पर कोशिका होती है उस पर, या जो हमारी एपिथेलियम कोशिका होती है उस पर। बताइए बेटा किस पे करती है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, किस पे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताइए बेटा किस पे करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जितने बच्चे का सी है वेरी गुड, कि एपिथेलियम कोशिका पे। ये जो एड्स व्यक्ति को हो रहा है, एड्स जो रोग होता है एचआईवी वायरस की वजह से, तो ये जो एचआईवी वायरस होते हैं हमारे जो एपिथेलियम सेल्स होती है ना, जो हमारी एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, उस पर ही डायरेक्ट आक्रमण करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कृमि के द्वारा। दाद जानते हैं ना, दांत खाज खुजली, दांत खाज खुजली होते हैं ना, दाद हो जाती है, मान लो ये बॉडी का ऑर्गन है ना, ये हमारे हाथ है, तो हाथ में जगह जगह हमें क्या हो जाते हैं, दाद हो जाती है ना, ऐसे ऐसे करके दाद हो जाते हैं। तो ये दाद जो होते हैं, तो मनुष्य में जो दाद, ठीक है, सब में नहीं होता, जो मानव में जो दाद होता है वो किस दांत की बीमारी होती है, किसके कारण, बैक्टीरिया के द्वारा,
या कवक के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या कृमि के द्वारा? बताओ किसके द्वारा होती है? दांत की कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरे को तो दांत होती नहीं है। लगभग लगभग सबको हुई भी होगी, होती भी है, देखा भी होगा आप लोगों ने दांत, है ना, जो स्किन पे जगह जगह गोले गोले जैसे संरचना बन जाती है, व्हाइट व्हाइट जैसे। बताइए, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या कृमि के द्वारा? तो बेटा यहाँ पे हमेशा याद रखना, दांत खाज खुजली जो होती है वो होती है बेटा फंगल डिजीज होती है। क्या होती है बेटा? फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट होगा कि मनुष्य में जो दाद की बीमारी होती है वो फंगल के द्वारा, यानी कवक यानी जो फंजाई होती है, फंजाई के द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? फंजाई के द्वारा होती है। अगला, ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, है ना, तो क्लास में बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं मुझे भी अब ऐप पे ज्वाइन होना है, मुझे भी रेगुलर क्लासेस करनी है। तो उन सभी बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं, कहीं पे भी ज्वाइन हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप किसी भी ऑफलाइन में ऑनलाइन में ज्वाइन हो या नहीं हो इससे मैटर नहीं करता है। हाँ, बात यह है कि आपकी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, मान लो अगर ज्वाइन भी नहीं हुए किसी ऑफलाइन कोचिंग में, अभी आप जाते हो तो वहाँ पे 50-50 तो आपके सिलेबस खत्म हो चुकी है। किसी और भी ऑनलाइन कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे भी आपके सिलेबस आधे से ज़्यादा लगभग खत्म हो चुके हैं, है ना। तो उन सभी बच्चों के लिए ऐसे ये है कि जो बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन नहीं हुई है, आप 12th में हो लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो बोर्ड एग्जाम एकदम तैयारी नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उन सभी बच्चों के लिए शिखर बैच 2.0 स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, इनमें बेटा आपका जो लक्ष्य है वो 90 प्लस है। कितना है बेटा? 90 प्लस। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आपकी तैयारी है वो चैप्टर 1 से। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप बीच में ज्वाइन होते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो चुके हैं, इस बैच में बहुत ऐसे बच्चे जो ज्वाइन होकर रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो तैयारी है वो चैप्टर 1 से है, इस जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल, यानी कि डेली क्लासेस चलती है। अगर क्लास में कुछ नहीं हो पाया तो उसके लिए लाइव डाउट क्लास। ठीक है, उसके साथ साथ क्लास नोट पीडीएफ, यानी आज एक दिन आपने पढ़ा उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। उसके साथ हफ्ते में एक बार आपका जो भी आपने एक हफ्ते के अंदर पढ़ा उसके आपसे टेस्ट लिए जाते हैं। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल यानी कि बेटा आपको बुकलेट प्रोवाइड किए जाते हैं। बुकलेट ऐसा है बेटा कि जिससे कि आपको, मान लो आप बुक खरीदने में असमर्थ हो, क्योंकि हर एक बच्चा बुक नहीं खरीद सकता। ठीक है, कोई एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपको किसी अदर बुक की खरीदने की जरूरत भी ना पड़े। इसके साथ साथ बेटा पूरे जो आपकी कंप्लीट सिलेबस है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर भी आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा इच्छुक है, जो इस बैच में ज्वाइन होके आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो आप सभी को इस बैच से ज्वाइन होने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करके आप शिखर बैच 2.0 में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पे दिक्कत होती है तो आप 93, ठीक है, 9305771375 पे इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि नहीं हाँ मुझे भी ज्वाइन होना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। ये जो एड्स है ये क्या है बेटा? एड्स है, ये बेटा क्या है? वायरल डिजीज है ना, क्या है? वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से हो रहा है। और किस वायरस से हो रहा है? HIV वायरस से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है? HIV वायरस से। तो बेटा कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, हर एक जीव का अपना एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कोई भी जीव है, सबका एक आनुवंशिक पदार्थ। लेकिन आप लगभग आप सभी जीवों में क्या देखते हो कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? DNA होता है ना। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो, है ना, आप जेनेटिक, अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होते हैं DNA। और ये DNA जो बेटा होता है ये डबल,
है ना, क्या होते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, यानी कि द्विगुणित संरचना डीएनए पाए जाते हैं। कोई भी जीव है जिसका भी जेनेटिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वो पाए जाते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि द्विगुणित संरचना होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। तो बेटा HIV वायरस एक ऐसा वायरस है जिनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होके क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। और वो भी जो आरएनए होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। जो आरएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलिनी आरएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि द्विकुंडलिनी आरएनए। लगभग जितने भी जीव होंगे सबका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा, वो भी डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होगा। कुछ ही ऐसे जीव होंगे जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होगा, वो भी आरएनए सिंगल होता है। कैसा होगा, सिंगल होगा। लेकिन HIV वायरस एक ऐसा वायरस है, ये एक एड्स विषाणु है, ठीक है, जो एड्स फैलाने का कार्य करता है। तो इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो आरएनए होगा, और वो आरएनए कैसा होगा, डबल हेलिक्स आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग, जो क्षय रोग होता है मानव में, तो इसका जो संक्रमण होता है, ये भी क्षय रोग भी आपका संक्रामक बीमारी है। तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, या संपर्क द्वारा, यानी कि हम किसी के संपर्क में आएंगे तब। बताओ, क्षय रोग, तो क्षय रोगों का जो संक्रमण होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है। बेटा फटाफट बिल्कुल एकदम सही से आंसर बताओ कि किसके द्वारा होगा क्षय रोग का संक्रमण। बताइए किसके द्वारा होगा क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होगा। फटाफट बेटा कमेंट करो आंसर, फटाफट सारे बच्चे आंसर कमेंट करो। बताइए बेटा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पे 10वें का आंसर हो जाएगा ए, कि हवा के द्वारा। ठीक है, यानी कि हवा के द्वारा, यानी कि हम क्या करेंगे, दूषित हवा, है ना, दूषित हवा जब हमारी बॉडी के अंदर में जाएगी तो हम क्षय रोग से ग्रसित होंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है। बेटा यौन संचारित का मतलब होता है STD, ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क के द्वारा, है ना, वे रोग, यौन संचारित रोग वे रोग होते हैं जो लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ऐसे रोग को हम कहते हैं यौन संचारित रोग। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है, टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है, सिफिलिस है। बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। बताइए टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है, सिफिलिस है। बताइए कौन से रोग हैं। बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, कि जो एसटीडी होती है वो क्या होती है, सिफिलिस। ये सिफिलिस ये क्या है, यौन संचारित रोग है, यानी कि एक ऐसे रोग होते हैं ये जो लैंगिक संपर्क के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक, कौन सा रोग, सिफिलिस रोग। अगला, बुचेरिया बैक्रॉप्टी या वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी मनुष्य में फाइलेरियोसिस उत्पन्न करता है। तो यह समूह से संबंधित है। देखो जो मनुष्य में फाइलेरिया रोग हो रहा है तो वो होता है बेटा वाउचेरिया, वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी से ना,
बाउचेरिया वैनक्रॉप्टी से, वैनक्रॉप्टाई से, ठीक है। तो बाउचेरिया वूचेरिया वैनक्रॉप्टाई मनुष्य में फाइलेरियसिस, है ना, जो हाथी पांव कहते हैं, तो फाइलेरियसिस उत्पन्न करता है। यह समूह से संबंधित है, यानी किस समूह से संबंधित है? प्रोटोजोआ से है, जीवाणु से है, विषाणु से है, या हेलमिंथ से है, या हेलमिंथिज से है, ठीक है, हेलमिंथिज। बताओ किससे है, किससे संबंधित है बेटा? ये जो बाउचेरिया वैनक्रॉप्टी होते हैं ये मनुष्य में फाइलेरियसिस यानी कि हाथी पांव को फैलाते हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? क्या ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है? ये जो बाउचेरिया वैनक्रॉप्टी है ये प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है, या जीवाणु समूह का सदस्य है, या विषाणु का है, या हेलमिंथिस का है? किसका है बताइए, कोशिश करते रहिए। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा कि हेलमिंथिस। जो हेलमिंथिस संघ का प्राणी है वो हमारा बेटा होता है वूचेरिया। तो वूचेरिया वैनक्रॉप्टी के द्वारा, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर फाइलेरियसिस यानी जो हाथी पांव होता है, जो हमारी जननांग, ठीक है, जननांगों में अनियमितता आ जाना, जननांग से लेके पाद तक अनियमितता आ जाती है, जो हमारे कोई एक पैर क्या हो जाते हैं, मांसल गद्देदार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है वूचेरिया वैनक्रॉप्टी यानी कि हेलमिंथिस के द्वारा, क्योंकि ये वूचेरिया वैनक्रॉप्टी हेलमिंथिस संघ का सदस्य है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल को सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक बहुत ज्यादा, देखो एक हमारे बॉडी में कोई भी पेय पदार्थ लेने की एक लिमिट होती है, एक मात्रा होती है। अगर थोड़ी सी मात्रा में तुम ले रहे हो अल्कोहल तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए सब कुछ चाहिए, है ना। तो अत्यधिक मात्रा में अगर अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग अधिक से अधिक, बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होगा? हमारा फेफड़ा होगा, यकृत होगा, आंत होगा, या प्लीहा होगा? बताइए कौन सा अंग होगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा? बताइए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है ना, लिमिट से ज्यादा, जितनी लिमिट होनी चाहिए, जितनी एक मात्रा होनी चाहिए, अगर वो मात्रा से ज्यादा अल्कोहल लिया जा रहा है तो क्या हमारे फेफड़े पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे लिवर पे प्रभाव पड़ेगा, हमारी आंत पे प्रभाव पड़ेगा, या हमारे प्लीहा पे प्रभाव पड़ेगा? बताओ किस पे पड़ेगा, बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई भी बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने वाला बंदा है तो उसका लीवर पे उसके प्रभाव पड़ता है। किस पे पड़ेगा? लीवर पे। अगर हम बहुत ज्यादा स्मोक वाला चीज ले रहे हैं ना, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, है ना, तो ये हमारे लंग्स पे जाता है। कहाँ जाता है? हमारे लंग्स पे जाता है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल वाली चीज ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा, जितनी लिमिट है, लिमिट से ज्यादा हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर हमारी क्या है बेटा? ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स कुछ रस को स्रावित करती है जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है ना। तो जब हमारा यकृत ही खराब हो जाएगा, यकृत ही प्रभावित हो जाएगा, तो इससे रस ही स्रावित नहीं होंगे। जब रस नहीं स्रावित होंगे तो भोजन का जो डाइजेशन है वो भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? लीवर का। हमारे बॉडी के अंदर बेटा जितने भी अंग हैं, है ना, सबके एक अलग अलग रोल है। अगर मान लो एक अंग है, नहीं है, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो भगवान की तरफ से हमारे पास दिया मिला ये अंग है, ये सारे अंग का एक अलग ही अलग अपने में ही अलग ही रोल है, ठीक है। अगला तो आंसर क्या हो जाएगा? टिक करना ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीवर पे। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसके प्रयोग का कर सकते हैं? कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? यानी कि कुछ ऐसे भी जो रोग होते हैं जिसका हम बहुत शीघ्र यानी कि जल्दी से, है ना, और जल्दी के साथ साथ हम सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलाइजा जो एलिसा टेस्ट होता है ना, एलिसा का, या कल्चर का, या रसायनों का, या विश्लेषणात्मक का? बताइए हम किसका जब प्रयोग करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी रोग है वो बहुत जल्दी से पहचान हो सके और उसको हम बहुत जल्दी से पहचान भी सके? बताओ क्या होगा? 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिसा, ठीक है। कि एलिसा रोग एक ऐसा परीक्षण है जिससे कि रोग का शीघ्र पता चल जाएगा और इसकी पहचान भी क्या होगी? सही होगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये किस प्रकार का रोग है? ये लिंग संबंधित रोग है, या ऑटोसोमल संबंधित रोग है, या कमी जनित रोग है, या मेटाबॉलिक या कार्यकी या चयापचय संबंधित रोग है? बताइए, ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया लिंग संबंधित है। लिंग का मतलब कि जो हमारे लिंग गुणसूत्र है ना, जो हमारे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इनमें कोई अनियमितता आ जा रही है, या कोई भी म्यूटेशन हो जा रहा है, या फिर जो हमारे ऑटोसोम्स है ना, कौन से, जो हमारे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है इनमें कोई अनियमितता आ जा रही है, इनमें कोई गड़बड़ी हो जा रही है। तो बताइए कैसे होते हैं ये, किस प्रकार की, या कमी जनित यानी कि हमारे बॉडी में कुछ कमी आ जा रही है ना कहीं कुछ कमी आ जा रही है, या मेटाबॉलिक यानी कि जो हमारा चयापचय हो रहा है, जो कार्यकी हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे जा रही है, तो सिकल सेल एनीमिया होती है। बताइए 15 का आंसर। तो बेटा यहाँ पे जिस बच्चे का अगर आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है कि जो हमारे ऑटोसोम संबंधित रोग है। क्या है? ऑटोसोम संबंधित रोग। ऑटोसोम संबंधित रोग का मतलब है कि जो हमारे ऑटोसोमस क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, क्योंकि 46 है, 46 दोनों की है ना, 46 दोनों में है, तो ये 22 जो होते हैं दोनों के एक्स एक्स होते हैं, इसका भी एक्स एक्स है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसका भी क्या है, एक्स एक्स ही है, तो इन दोनों का समान होता है, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम। तो इनसे ही संबंधित यानी कि इस ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे हमें सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, अगला, बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए। बताओ, अगर आपको मलेरिया हुआ है तब आप बिडाल परीक्षण करवाया जाता है, या टाइफाइड हुआ है तो बिडाल परीक्षण करवाया जाता है, या एड्स से ग्रसित हो तो बिडाल परीक्षण करवाया जाता है, या कैंसर से ग्रसित हो तो बिडाल परीक्षण करवाया जाता है। बताओ, बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, जो बिडाल परीक्षण वो क्या ज्ञात करने के लिए है? मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। फटाफट सारे बच्चे आंसर दो, क्या होगा? फटाफट सारे बच्चे आंसर दो कि क्या होगा। जो बिडाल परीक्षण होता है वो ज्ञात करने के लिए, वो मलेरिया होगा, हम तब मलेरिया को चेक करना होगा कि हमें मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है, या टाइफाइड को चेक करना होगा कि हमें टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, या एड्स को, या कैंसर को। बताओ, फटाफट कमेंट में आंसर लिखो। बताओ, देखो बिल्कुल इजी सा है, पढ़ भी चुके हो तुम लोग, कोई नई चीज नहीं है कि नहीं आपके सामने नई चीज रख दी गई है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ चुके हो, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, सारी चीजें पढ़ चुके हो। बताइए बताइए क्या होगा 30 का 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें तो गलत जाना ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होता है ये बिडाल टेस्ट के द्वारा, है ना, बिडाल टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि टाइफाइड है कि नहीं है। ठीक है, अगला, कुष्ठ रोग किससे किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग, है ना, जो कुष्ठ रोग होता है वो किसके कारण होता है? टीएमबी द्वारा, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, नहीं ये वायरस है, साल मुनेला द्वारा ये वायरस है ना, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, या मोनोसिस्टिस द्वारा। तो बताइए, जो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जो मानव में कुष्ठ रोग होता है ये रोग किसके कारण होता है? बताइए बेटा, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? और ये भी बताने हैं कितने सही कितने गलत, है ना, ये आपको जरूर बताने हैं कितने आपने सही किए हो कितने गलत किए हो। तो बताओ, मानव में कुष्ठ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? टीएमबी के द्वारा, साल्मोनेला द्वारा, या माइकोबैक्टीरियम द्वारा, या मोनोसिस्टिस के द्वारा? किसके द्वारा होता है? कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो सही सही बताने की, है ना।
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। ठीक है, ये जो माइकोबैक्टीरियम होता है इनके द्वारा मानव में ये जो है वो कुष्ठ रोग के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा ही जो मानव होता है उनमें कुष्ठ रोग होता है। टीएमबी जो होता है बेटा, ये टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस है, यानी कि ये पत्ती जो तंबाकू की पत्ती होती है उसमें होता है ना। साल्मोनेला द्वारा ये बेटा आपका होता है क्या, ये आपके होते हैं जो आपके टाइफाइड होते हैं, है ना, ये क्या होता है टाइफाइड को फैलाते हैं। ठीक है, अगला, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, स्पोरोजोइट, मीजोजोइट, क्रिप्टोजोइट, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम यानी कि जो प्लाज्मोडियम क्या बेटा, मलेरिया परजीवी है, क्योंकि ये जो मलेरिया परजीवी है ये मानव में मलेरिया जो फीवर है ना उसको लाने का, उसको फैलाने का कार्य करता है। अगर मान लो कोई भी मादा मच्छर काटी, ठीक है, अगर वो जो मादा एनाफिलिस मच्छर होती है वो किसी भी मनुष्य को काटी, तो जो मादा एनाफिलिस मच्छर होती है उसके लार में प्लाज्मोडियम होता है ना, क्या होता है प्लाज्मोडियम। तो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था क्या होती है, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट या क्रिप्टोजोइट या इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा, ये आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो और आपके एग्जाम में इसकी लाइफ साइकिल भी पूछता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी की लाइफ साइकिल तो जरूर पूछता है। बताओ 18 का आंसर, 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा बताओ फटाफट, सभी बताओ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो बेटा मलेरिया रोग हो रहा है ना किसी भी मानव में, मलेरिया जो रोग हो रहा है ये मलेरिया बेटा क्या है, फीवर है, क्या है बेटा, फीवर है ना। तो ये होता बेटा मादा एनाफिलिज, मादा एनाफिलिज, मादा एनाफिलिज जो मच्छर होती है ना, उसके जो लार होते हैं, ठीक है, मादा एनाफिलिस मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है, क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और ये प्लाज्मोडियम किस अवस्था में होता है, स्पोरोजोइट, किसमें, स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। तो ये जैसे ही मादा एनाफिलिस मच्छर, अब ये प्लाज्मोडियम बेटा किस संघ का है, ये किस समूह का आएगा, कभी भी पूछा जाएगा, बताओगे प्रोटोजोआ का है। क्या बताओगे कि ये प्रोटोजोआ का है, क्योंकि मलेरिया जो हमें फैलता है ये प्रोटोजोआ डिजीज है ना, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैल रही है और प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है, तो मादा एनाफिलिस जो मच्छर होती है उसके लार में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो स्पोरोजोइट अवस्था में रहते हैं। जैसे ही अगर ये किसी मनुष्य को ये मादा एनाफिलिस, एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनाफिलिस मच्छर काटती है ना, स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगी, मादा एनाफिलिस मच्छर काटेगी, तो वो क्या होगा बेटा, इसका जो स्पोरोजोइट होगा, है ना, ये प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट होगा वो लार के साथ, ठीक है, लार के साथ ये जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट होता है ये नर के यानी कि मानव के कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाता है। जैसे ही ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाता है, लीवर में जाते ही ये क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन को दर्शाता है, यानी कि ये प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ा देता है। मल्टीपल फ्यूजन में यही देखें कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन है ना, तो ये करता है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन से संख्या को बढ़ाएगा, जो लीवर होगा फटेगा, फटने के बाद ये चला आता है हमारे आरबीसी में, आरबीसी में भी जब ये आएगा तो आरबीसी में भी मल्टीपल फ्यूजन करेगा, संख्या को बढ़ा देता है, आरबीसी हमारी फट जाती है ना, आरबीसी क्या होती है, फट जाती है। जैसे ही आरबीसी फटती है हीमोजाइन नामक, ठीक है, क्या होता है, हीमोजाइन नामक एक पदार्थ, एक रसायन को ये स्रावित करती है जिससे कि हमें ठिठुरन के साथ फीवर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या करती है, नर, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है ना, मेल युग्मोद्भिद और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, वापस से ही इसका निषेचन होता है।
ठीक है, ये निषेचन होगा, यानी कि लैंगिक, क्योंकि नर और मादा लैंगिक जनन को दर्शाएंगी, परिपक्वन होगा और फिर से ये कहाँ चली जाएंगी, मादा के लार में। ठीक है, कहाँ पहुंचेंगी, मादा के जो मादा एनाफिलीज होती है उसके लार में चली जाएगी। ठीक, तो ये होते बेटा आपके मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण की अवस्था, तो ये होती है स्पोरोजोइट अवस्था में होते। कैसे होते, हमेशा ध्यान देना, स्पोरोजोइट अवस्था में होते। अगला, रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है, रियो वायरस है ना, जो रेट्रो वायरस कहते हैं। तो सिफिलिस का है, एड्स का है, फाइलेरिया का है, या ए और बी दोनों का है, बताओ 19 का आंसर क्या होगा। जो रियो वायरस, राइनो वायरस जो होता है ना, राइनो वायरस, तो रेट्रो वायरस जो होता है ये किस बीमारी का रोग जनक है, सिफिलिस का है, एड्स का है, फाइलेरिया का है, और ये भी दोनों का है। बताइए बेटा किसका है, रेट्रोवायरस निम्नांकित में से किस बीमारी का रोग जनक यानी कि पैथोजेंस है, बताओ रेट्रोवायरस किसका पैथोजेंस है, सिफिलिस का, एड्स का, फाइलेरिया का, या किसका, बताइए किसकी है, क्या राइट होगा इसमें, सिफिलिस, एड्स, फाइलेरिया, या ए और बी दोनों, यानी कि सिफिलिस और एड्स दोनों का है। तो जिस बच्चे का आंसर बी आ रहा है वेरी गुड, कि एड्स का होता है, क्योंकि जो एड्स होता है ना, जो एड्स होता है वो किससे, ये जो रेट्रोवायरस होते हैं इनके द्वारा फैलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एड्स का पैथोजेंस होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एड्स के पैथोजेंस होते हैं। अगला, निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर सेल्स, है ना, जो हमारे कैंसर हो जाते हैं, कैंसर कहाँ होगा भाई, हमारे शरीर में होगा, या तो हमारे ब्लड कैंसर, है ना, या तो हमें स्किन कैंसर, या तो हमारी जो हमारे ब्लड कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं, कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो निम्नांकित में से कौन कैंसर सेल्स है ना, यानी कि कौन सी ऐसी सेल्स है जो कैंसर उत्पन्न करती है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, या मेमोरी कोशिकाएं, या टी कोशिकाएं, बताइए, टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, हेलो सेल्स, या मेमोरी सेल्स, बताइए जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी कैंसर सेल्स है। निम्नांकित में से इन चारों ऑप्शन में से कौन से कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स इनमें से कौन सी है, बताइए, प्लाज्मा सेल्स है, हिला कोशिकाएं हैं, मेमोरी कोशिकाएं हैं, टी कोशिकाएं हैं, या कौन है, बताइए कौन सी है कैंसर सेल्स, यहाँ पे कौन सी, बेटा फटाफट बताओ। 20वें का एकदम बिल्कुल सही आंसर दो कि यहाँ पे सेल्स कौन सी हैं, क्या है, बताओ 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, कि बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी या डी, क्या होगा, तो बेटा होगा हेला कोशिकाएं। ठीक है, क्या होती है, हेला कोशिकाएं, कि निम्नांकित में से अगर कोई कैंसर सेल्स है तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोगों की एक जोड़ी है, यहाँ पे जोड़ी पूछ रहा है, वायरल डिजीज है ना, जो वायरल डिजीज है इनमें से कौन सा एक जोड़ा है, एड्स तथा सिफिलिस वायरल है, खसरा तथा रेबीज है, टेटनिस तथा टाइफाइड है, या काली खांसी तथा क्षय रोग, बताओ इसमें से जोड़ा कौन सा है। इसमें से आपको कुछ वायरल भी है ना, कुछ आपके बैक्टीरियल भी है, तो बताइए कि निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है, यानी कि इनमें से क्या एड्स तथा सिफिलिस दोनों वायरल है, या खसरा तथा रेबीज दोनों वायरस है, या टेटनिस तथा टाइफाइड दोनों वायरस है, या काली खांसी तथा क्षय रोग दोनों वायरस है, बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए, वायरल डिजीज क्या है, खसरा, रेबीज, एड्स तथा सिफिलिस, टेटनिस तथा टाइफाइड, काली खांसी तथा क्षय रोग। तो बेटा 21 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि जो खसरा होते हैं और रेबीज होते हैं, ये जो रेबीज होते हैं कुत्तों के काटने से, रेबीज जो हमारे अंदर होते हैं वो कुत्ते के काटने से होते हैं, तो खसरा तथा जो रेबीज होता है ये दोनों वायरल डिजीज हैं, ये वायरल डिजीज के
युग्म है यानी कि एक जोड़ी है, ठीक है। अगला एंटीबॉडीज है, लियोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। बताओ एंटीबॉडीज है, क्या है? लियोप्रोटीन है, स्टेरॉइड्स है या ग्लाइकोप्रोटीन है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। बताइए बेटा एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या है? इसमें से एंटीबॉडीज है, क्या है? कौन सी इसमें से एंटीबॉडीज है? बताइए बेटा, बताइए फटाफट बताइए, सभी बच्चे बताइए। एंटीबॉडीज है, क्या है? लियोप्रोटीन है, स्टेरॉइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। क्या है? 22 का क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट बेटा, भले ही गलत बताने की कोशिश करो लेकिन सही बताओ। लेकिन हाँ, ये जरूर बताने हैं कि कितने आपने सही किए हैं और कितने गलत, ये तो आपको जरूर बताने हैं, आपका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। बताओ क्या है? तो बेटा जितने भी बच्चे का अगर आंसर आ रहा है ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि सी, वेरी गुड, कि जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज अगर इसमें से कोई है तो क्या है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। बाकी स्टेरॉइड्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, लियोप्रोटीन हो गया, ये हमारी एंटीबॉडीज नहीं होती है ना, ये हमारी क्या होती है? एंटीबॉडीज नहीं होती है। अगला मलेरिया रोग फैलता है, आ गया मलेरिया। मलेरिया रोग फैलता, अभी तो आपने पढ़ा है कि जो भाई मलेरिया का जो परजीवी है ना, वो किस में? स्पोरोजाइट में, क्रिप्टोजाइट किस अवस्था में है? वो किस अवस्था में रहता है? अब यहाँ पे आ गया कि मलेरिया रोग फैलता है। मैं अभी आपको बताई थी कि मलेरिया रोग फैलता है नर क्यूलेक्स मच्छर से, नर एनाफिलिस मच्छर से, मादा एनाफिलिस मच्छर से या मादा एडिस मच्छर से। बताइए बेटा 23। ये तो एकदम बिल्कुल सही है, पढ़ लिए हो, अभी पढ़े हो। बताओ, कंफ्यूज होना नहीं है कि मलेरिया जो रोग है वो मादा एनाफिलिस से, नर एनोफिलिस से, मादा क्यूलेक्स से, मादा एडिस से। 23 बताओ 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 बताओ। मलेरिया फैलता है, किससे फैलता है ये मलेरिया जो इतना आक्रमणकारी हो जाता है कि भाई लोगों, रोगी की डेथ ही हो जाती है ना? बंदे की डेथ ही हो जाती है। टाइफाइड ऐसा रोग है कि इंसान की जान ही ले रहा है, मलेरिया क्या करे? इंसान का जान ही ले रहा है। तो बताओ ये मलेरिया, ये देखो एक छोटा सा मच्छर है ना, मच्छर को हम समझते हैं, आओगे हटो भागो भागो, मार देते हैं। अगर हमारे बॉडी पे मच्छर आ जाते तो झटक देते हैं, क्या करते हैं? इसको मारते हैं। तो सोचो इतना छोटा सा एक जीव है जो हमारी जान का भी दुश्मन है, सोचो। तो बताओ क्या है? छोटा सा जीव, हम अब इतना महान बनते हैं ना कि बहुत महान बनते हैं कि हमारे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन इतना छोटा सा जीव क्या कर देता है? हमें हरा देता है। तो बताओ मलेरिया रोग फैलता है। ऐसे तो बड़े बड़े बनते हैं, बनते हो कि नहीं बनते हो? है मेरे से, तुम्हें क्या पता कि हम कितने बड़े हैं? मेरे से मुकाबले का तो कोई है ही नहीं। देखो कौन मुकाबले का है? छोटा सा एक वायरस है ना, छोटा सा एक जीवाणु, छोटे छोटे जीव हमारे लिए इतना घातक हो जा रहे हैं। इसीलिए सबको एक समान, छोटे को ये छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटे बड़े खतरनाक होते हैं। तो बताओ 23 क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर जितने भी बच्चे का सी आ रहा है, वेरी गुड, कि जो मादा एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है, क्योंकि यही मादा एनाफिलिस मच्छर है, इसी के लार में होते हैं प्लाज्मोडियम, और ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं स्पोरोजाइट अवस्था में। कैसे होते हैं? स्पोरोजॉइट अवस्था में होते हैं, जीवाणुज, ठीक है। स्पोरोजॉइट को हम कहते हैं जीवाणुज, हिंदी में क्या बोलोगे? जीवाणुज, है ना, स्पोरोजॉइट का होता है, जीवाणुज अवस्था में रहते हैं, ठीक है। अगला ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओकोजीन, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है बेटा? किसके लिए है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए या पोलियो के लिए? बेटा जो ओकोजीन है, तो ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए, क्षय रोग के लिए, एड्स के लिए
या पोलियो के लिए? बताइए बेटा किसके लिए है जो ओकोजीन होती है, ये किसके लिए? कैंसर के लिए उत्तरदायी है या एड्स के लिए या क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए? बताइए किसके द्वारा लिए उत्तरदायी है? बताइए ये किसके लिए उत्तरदायी है? बताइए बेटा फटाफट बताइए, जो ओका जीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होते? कैंसर, एड्स, क्षय रोग, पोलियो? बताइए कैंसर, एड्स, क्षय रोग या पोलियो किसके लिए उत्तरदायी है? बताएगा बेटा कोई बच्चा बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बताना, सही सही बिल्कुल बताना। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ये यानी कि कैंसर के लिए जो ओकोजीन होता है वो अगर उत्तरदायी है किसी के लिए तो किसके लिए बेटा? कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कैंसर क्या है, संक्रामक या संक्रामक, क्या बताओगे? बताओ। जब आपसे पूछा जाएगा कि जो कैंसर जो एक बीमारी है, एक जो रोग है, ठीक है, वो संक्रामक है क्या संक्रामक? आप बताओगे असंक्रामक। क्या होते हैं? असंक्रामक जो होते हैं वो हमारे कैंसर होते हैं। बाकी क्षय रोग हो गया, एड्स हो गया, ये तो संक्रामक हो गया ना। क्या हो गया? संक्रामक हो गया। ठीक है, पोलियो। चलो, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? बताओ। अब इनमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? बेटा इनमें से कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरियल है, जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है या इनमें से सभी? बैक्टीरियल यानी कि ये चाहे बताओ, ये ऐसे बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है या इनमें से कोई नहीं है? बताओ। 25 का करेक्ट आंसर बताओ। 25 का करेक्ट आंसर बताओ क्या है? बताइए बेटा क्या होगा? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाहे कुष्ठ रोग होगा, है ना, क्षय रोग होगा, हैजा होगा, ये सभी हमारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। क्या है? यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग है। अब ऐसा जीवाणु जो हम अपने आंख से भी नहीं देख सकते, तुम जीवाणु को देख पाओगे? बताओ, जीवाणु को देख पाओ? दही खाते ना, कितनी बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होती हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक। हम जो दही खाते हैं, दही में हमें बहुत सारी बैक्टीरिया मिलती है ना, असंख्य बैक्टीरिया मिलेंगी। उस दही को हम खाएंगे, वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो भी तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, कुछ हमारी क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, तो जो हानिकारक होगी वो रोग पैदा करेगी, जो लाभदायक करेगी रहेगी वो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होगी उसमें हेल्प करेगी। तो इनमें से कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, हैजा हो गया, ये सभी जो बीमारियां होती हैं ये आपकी होती है वायरल डिजीज। ठीक है, तो जब भी क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा पूछा जाएगा इनमें से वायरल डिजीज क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी कि ये सभी क्या होती हैं? वायरल डिजीज होती है। ठीक है, अगला, भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? भोज्य विषाक्तता नामक जो बीमारी होती है वो किसके संक्रमण से होती है? बताइए। इस्चेरिशिया कोलाई के द्वारा, साल्मोनेला के द्वारा, स्यूडोमोनास के द्वारा या क्लास्ट्रिडियम के द्वारा? बताओ किसके द्वारा होती है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर फटाफट बताओ कि ये जो भोज्य विषाक्तता, ठीक है, क्या हो रही है? जो भोज्य विषाक्तता बीमारी है ये किसके द्वारा होती है? ये किसके संक्रमण से होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए किस कौन सा इसका संक्रमण होगा जिससे कि ये भोज्य विषाक्तता, भोज्य विषाक्तता का मतलब कि जो भोजन ही जहर के रूप में कार्य, है ना, भोजन ही विष के रूप में क्या कर दिया? कार्य कर दिया। तो किसका जब संक्रमण होगा तो ऐसा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि साल्मोनेला के द्वारा। ठीक है, साल्मोनेला के द्वारा भोज्य विषाक्तता नामक जो बीमारी होती है वो होती है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? अब इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरल डिजीज नहीं है? तो निम्न में से कौन
विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। बताइए कौन सी ऐसी बीमारी है जो ये इसमें वायरल डिजीज नहीं है। डिप्थेरिया नहीं है, मिजिल्स नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, या मम्स नहीं है। बताओ, मम्स, ठीक है, मम्स जो होते हैं। तो बताओ निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरल नहीं है। 27 का सही बताओ, ए बी सी या डी? डी बताओ। मिजल्स वायरल है या नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरल है या नहीं है, मम्स जो होता है वो वायरल है या नहीं है, डिप्थेरिया जो है वो वायरल है कि नहीं है। तो बताओ निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी जो होती है वो जो वायरल नहीं है। क्योंकि देखो वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, फंगल, है ना, हेलमिंथिस, यही हमारी बीमारियां होती है, ये सारे संक्रामक होते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी हो रही है, यही हो रहा है जो संक्रामक के अंतर्गत आती है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा कि जो डिप्थेरिया होती है। ठीक है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो ये जो डिप्थेरिया होती है ये हमारी वायरल डिजीज नहीं है, ये हमारी होती है बैक्टीरियल, है ना, ये क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होती है। किससे होगी? बैक्टीरिया से होती है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है, पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर, द पीसीआर एक परीक्षण का नाम है जिसके द्वारा बेटा किसी न किसी रोग की जांच होती है ना। पीसीआर क्या एक परीक्षण का नाम है जिसके द्वारा रोगों की जांच होती है। तो एचआईवी का जांच होता है, क्षय रोग का जांच होता है, हैजा का जांच होता है, या कैंसर का जांच होता है? बताओ पीसीआर से किसकी जांच होती है? जैसे हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं, है ना, विडाल टेस्ट होता है, अलग अलग जो हमारी बीमारी तो उसके अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। तो जो पीसीआर होता है, तो पीसीआर से किसकी जांच होती है? एचआईवी का, क्षय रोग का, हैजा का, या कैंसर का? या कैंसर का? बताओ किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताओ क्या होंगे, बताइए किसकी होंगी? ऑप्शन नंबर ए का, बी का, सी का, या डी का? क्या होगा? एचआईवी का होता है, या क्षय रोग का होता है, या हैजा का होता है, कैंसर का? बताइए किसका होता है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, एचआईवी का, है ना। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पीसीआर से एचआईवी की जांच होती है, किसकी होती है? पीसीआर से एचआईवी की जांच की जाती है। ठीक, अगला, कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजीन के द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा कि ये जो कैंसर होते क्या बैक्टीरियल है, या वायरल है, या प्रोटोजोआ है, या हेलमिंथिस है, या फंगल है? तो जो कैंसर होता है हमारे स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, है ना, माउथ कैंसर, ठीक है, स्तन कैंसर जो हमारे ब्रेस्ट में हो जाता है कैंसर, तो बहुत सारे कैंसर के प्रकार भी होते हैं। तो कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु के द्वारा, ऑन्कोजीन के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा कैंसर होती है? बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा? कि ये जो कैंसर डिजीज होती है, जो कैंसर बीमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसके द्वारा होती है? बताइए किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कहा जाता है अगर कोई बंदा कैंसर से भी ग्रसित है तो वो अगर पहला है स्टार्टिंग में पता चल जाए कि हाँ ये कैंसर हो गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड पे भी है तो कुछ हाल में पहले सेकेंड पे थोड़ा सा कुछ गलीमत होता है कि भाई हम ठीक कर सकते हैं, है ना। लेकिन थर्ड फोर्थ स्टेज पे गया तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितना भी हम दवा के बेस पे, है ना, दवा दे दे के हम जितना भी उसको जिंदा रख लें, नहीं तो उसको प्रॉपर हम नहीं रख सकते। तो बताओ कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु के द्वारा, ऑन्कोजीन के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ 29 का क्या होगा? बताओ 29 का क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑन्कोजीन के द्वारा। किसके द्वारा?
ऑन्कोजीन के द्वारा कौन सा रोग होता है बेटा? कैंसर होता है। हमेशा दिमाग में ये बैठा लेना कि अगर हमारे शरीर में अंदर, हमारे बॉडी में, चाहे जो कैंसर के देखो बहुत प्रकार से होते हैं, है ना, कैंसर के आपके कई सारे प्रकार होते हैं। तो कैंसर जो हो रहे हैं, कोई भी बीमारी बेटा हो रही सेल्स को ही प्रभावित करेगी, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का जो निर्माण है वो सेल से ही हुआ है। तो जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स में जो ऑन्कोजीन होता है, तो ऑन्कोजीन के द्वारा ही क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट। अगला हीरोइन है। ठीक है, हीरोइन है, बताओ हीरोइन क्या है बेटा? जो आम भाषा में हीरोइन कहते हैं ना, और वो क्या है? जो एक पेय पदार्थ होता है बेटा, नशा वाली पदार्थ होती है ना, जिसको अल्कोहल की लत लग जाती है, वो कुछ ठीक ठाक है। मान लो कोई शराबी व्यक्ति है, वो डेली शराब ले रहा है, डेली अल्कोहल की मात्रा ले रहा है, वो ठीक है, कुछ ठीक है। लेकिन जिसको हीरोइन की लत लग जाती है भाई, वो तो उसका कहना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बुरी लत लग जाती है, जिसको लग जाती है ना वो छूटती नहीं है। शराबी व्यक्ति एक बार करके वो छोड़ लेता है, लेकिन हीरोइन पीने वाले जल्दी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो हीरोइन होता है वो है मोनो एसिटाइल मार्फिन है, क्योंकि अफीम से तो बनता है। तो मोनो एसिटाइल मार्फिन है, ट्राई एसिटाइल मार्फिन है, या डाई एसिटिल मार्फिन है, या टेट्रा एसिटिल मार्फिन। बेटा ध्यान से बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना। ये जो हीरोइन होता है ये क्या है? मोनो एसिटाइल मार्फिन है, या ड्राई एसिटाइल मार्फिन है, या डाई एसिटाइल मार्फिन है, या टेट्रा एसिटाइल मार्फिन है? क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होंगे? बताओ, फटाफट बताओ, सारे बच्चे कमेंट में आंसर लिखो, क्या होंगे? ए, बी, सी या डी क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओ। मोनो का मतलब होता है बेटा एक, है ना, डाई का मतलब होता है दो, है ना, ट्राई का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब होता है चार, है ना। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, हेक्सा, पेंटा, ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी। तो बताओ जो हीरोइन होती है क्या होती है? मोनो एसिटाइल मार्फिन है, या क्या होंगे? बेटा 30 का जिस भी बच्चे का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। कि जो ये हीरोइन होती है डाई एसिटाइल मार्फिन होते हैं। क्या होते हैं? डाई एसिटाइल मार्फिन होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका क्या सही है? सी सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस ये क्वेश्चन खत्म, क्लास भी एंड, क्योंकि बहुत ज्यादा उब चुके हो आप लोग ना, है ना, क्योंकि पढ़ाने वाले नहीं उबते, लेकिन आप पढ़ने वाले उब जाते हो। लेकिन फिर भी, जबकि बीच बीच में बात करते रहते हो ना, मौज मस्तियां बीच बीच में आपकी चलती रहती, फिर भी आप थक जाते हो। तो रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। देखो, ये जो हमारा रक्त होता है उसमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, एक प्रतिजन प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी। ठीक है, एक प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी। तो हमारे ब्लड में जो प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है, या एनजीजियोलॉजी कहलाता है, या एजियोलॉजी। ठीक है, एजियोलॉजी बोला जाएगा। तो रक्त में जो प्रति एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो अध्ययन है, उन दोनों की जो परस्पर का जो क्रिया का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे 31 का सोच समझ के ध्यान देने, क्योंकि बहुत एंटीजन एंटीबॉडी हम रखते रहते हैं ना, कि एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन आ रहा है, एंटीबॉडी इस पे क्या करी? प्रतिरक्षी कर रही है ना, एक आ रहा है रोगाणु आ रहा है और एक उसको रक्षा कर रहा है। तो ये इन दोनों के जो बीच का जो परस्पर अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ, सभी का आंसर देखूंगी, फटाफट आंसर बताओ, वे ए, बी, सी या डी, सभी के आंसर। और इसके साथ साथ आप सभी को ये बताने कि आपने जितने भी आज की क्लास के क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा उसको बताना है कमेंट करके, नहीं हाँ मुझे नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे, जब आप बताओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? वो आपकी समस्या दूर होगी। नहीं बताओगे तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि नहीं आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं। तो जहाँ पे दिक्कत है वो आपको बताने भी है। ठीक है, और कितने सही किए हो कितने गलत, एक एक बच्चे को ये बताना है कितना सही है कितना गलत।
तब ये मैं अनुमान लगा लूंगी कि हाँ ये जो आपका वन शॉट हो गया, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा वो आपका अच्छे से पढ़ा, यानी कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ, है ना। और नहीं आएगा तो मुझे यही लगेगा नहीं हम मैं बकते गई और आप लोग बस सुनते गए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा कि सेरोलॉजी कहलाता है। हमेशा ध्यान में दिमाग में बैठा लेना कि अगर रक्त में जो प्रतिजन एंटीजन और जो एंटीबॉडी होते हैं, इनमें जो परस्पर क्रिया का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओके। तो जितने भी है कितने सही है कितने गलत ये आपको बताने हैं। बाकी जितने भी पीछे क्लास आपने नहीं किए हैं उन सारी पीछे की क्लास को आपको रिवीजन करने, है ना। इसके पीछे की जितने भी चैप्टर देखो आपके सारे चैप्टर के, है ना, कि सारे इसके पीछे के जितने भी चैप्टर है उसकी वन शॉट भी हो चुके हैं। और हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट जो भी है ना, किसी किसी का पूरा चैप्टर वाइज ही है, किसी किसी का पूरा मिक्स है। इसके साथ साथ जो आपके गेस्ट पेपर होते हैं या कुछ आपके जो आपके डायग्राम पूरे बुक से आपके कुछ चित्र है, कुछ ऐसे भी टॉपिक आपके है कि जो पूरे बुक के यानी कि पूरे सिलेबस के जो आपके टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे चैप्टर के कौन से आपको पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने, कौन से ज़्यादा ध्यान देने कौन से किस पे कम देने हैं, कहाँ से कैसे आएगा, ये सारी चीज़ हो चुकी है। तो आप इसी भी प्ले लिस्ट में जाएंगे सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय।